मित्रों, अवध नगर के राजा श्री बल्लभ अपने मंत्री सत्यप्रकाश के ज्ञान और समझदारी से बखूबी परिचित थे। अतः उन्होंने एक दिन सत्यप्रकाश को नगर का राजा घोषित कर दिया। लेकिन सत्यप्रकाश राज्य के कार्यों से जल्दी उब गया और तीर्थ यात्रा के बहाने से घूमने निकल गया। एक दिन उसने एक सुंदर कन्या को देखा तो आकर राजा को बता दिया। जब राजा ने उस कन्या से मिला और विवाह की बात की तो उसने अमावस का समय दिया। तब तक राजा वहीं रुका रहा। अमावस के दिन एक राक्षस जबरन उस कन्या को ले जाने लगा तो राजा ने उस राक्षस को मारकर कन्या की रक्षा की। फिर दोनों ने विवाह कर लिया। राजा अपनी नव्य भायता में ऐसा खोया कि राजपाट सब भुला बैठा। यह देखकर राजा के मंत्री को सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। मंत्री की मृत्यु का कारण क्या था, यही जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विक्रम ने फिर उसी शमशान में पहुंचकर बेताल को उसी वृक्ष से उतारकर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए हुए घनी अंधेरी रात में इस वीराने में चलते हुए तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और रास्ते की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारा बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी शुरू की। अवध नगर बहुत ही खुशहाल था और वहाँ के नागरिक भी सुखी थे। अवध नरेश श्री बल्लभ भी बेहद प्रसन्न रहता था। नगर की खुशहाली का कारण था नगर का महामंत्री सत्यप्रकाश। वह राजा का राजकीय कार्यों में पूरा हाथ बटाता था और प्रत्येक कार्य में राजा की मदद भी करता था। राजा श्री बल्लभ भी सत्यप्रकाश के ज्ञान और समझदारी से बखूबी परिचित था। श्री बल्लभ तो बस नाम का राजा था, सारे राजकीय कार्यों का भार तो सत्यप्रकाश ही उठाता था। एक दिन राजा श्री बल्लभ दरबार में बैठा हुआ अपने सहयोगियों के साथ राजकीय कार्यों पर मंत्रणा कर रहा था। सत्यप्रकाश भी वहाँ पर मौजूद था। बातचीत के दौरान एकाएक ही राजा श्री बल्लभ ने सत्यप्रकाश से कहा, महामंत्री, हम तो आपके बिना अधूरे हैं। अगर तुम न होते तो इस राज्य का क्या होता। हम यह सोचते हैं कि तुम्हें कुछ विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। यह सेवा मैं किसी पुरस्कार के लोभ के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूँ, पर हम तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। श्री बल्लभ ने अपने सहयोगियों और मंत्रियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। राजा श्री बल्लभ की यह इच्छा थी कि सत्यप्रकाश को ही इस नगर का राजा घोषित कर दिया जाए। सभी राजा की इस बात से सहमत थे। राजा ने इस बारे में सत्यप्रकाश से बात की और कहा, सत्यप्रकाश, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस राज्य की जिम्मेदारी संभालो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एक सेवक हूँ, मुझे सेवा ही करने दें। नहीं सत्यप्रकाश, मुझे कुछ समय के लिए कार्यभार से मुक्त कर दो। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। अंततः सत्यप्रकाश को राजा की बात माननी ही पड़ी और राजा ने राज्य का सारा कार्यभार सत्यप्रकाश को सौंप दिया। सत्यप्रकाश राजा बनने के बाद पहले से अधिक परिश्रम करने लगा। यहाँ तक कि वह अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाता था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। जब सत्यप्रकाश की पत्नी अपने पति की व्यस्तता से दुखी हो गई तो उसने कहा, स्वामी, अब इस राज्य का भार राजा के वास्तविक अधिकारी श्री बल्लभ को सौंप देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन महाराज को यह स्वीकार नहीं है। उनसे कहो कि तुम सपरिवार कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हो। निश्चित ही वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। सत्यप्रकाश की पत्नी ने उनको उपाय बताया। अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए सत्यप्रकाश ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कहकर राज्य का सारा कार्यभार राजा श्री बल्लभ को सौंप दिया। राजा ने भी उसे
इस शुभ कार्य के लिए मना नहीं किया। राजा की आज्ञा मिलते ही सत्यप्रकाश सपरिवार तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। बहुत समय तक वह विभिन्न तीर्थ स्थलों की सैर करता हुआ समुद्र तट पर पहुंच गया। उसने कुछ दिनों तक वहीं पर रुकने का मन बनाया। एक रात को जब वह समुद्र के किनारे पर टहल रहा था कि अचानक उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठी एक अति सुंदर कन्या बीड़ा बजा रही थी। सत्यप्रकाश उस बीड़ा की धुन में इतना मग्न हो गया कि न जाने उसे कब नींद आ गई, और जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि वहाँ पर न तो पेड़ है न ही वह कन्या। इस घटना के बाद सत्यप्रकाश ने अपनी आगे की यात्रा स्थगित कर दी और तुरंत राजमहल में लौट आया और घटना की सारी जानकारी राजा को दी। राजा भी उसकी इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसके मन में भी इस घटना को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह तुरंत ही सत्यप्रकाश द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। जब रात हुई तो राजा को भी सारा दृश्य देखने को मिला, लेकिन वह सोया नहीं। कुछ देर संगीत का आनंद लेने के बाद वह उस कन्या के पास पहुंचा और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? क्या मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन आपको अमावस तक इंतजार करना होगा। इसके बाद वह कन्या पेड़ सहित अदृश्य हो गई। राजा ने अमावस तक उसका इंतजार किया। अमावस की घनी काली अंधेरी रात को वह कन्या राजा को फिर से वहीं पर दिखाई दी। राजा अभी सोच ही रहा था कि उसके पास वापस जाए और अपने सवालों का जवाब मांगे, तभी एक भयंकर राक्षस वहां पर आया और उस सुंदर कन्या को उठाकर ले जाने लगा। यह देखकर राजा से न रह गया। उसने तलवार निकालकर एक ही बार में राक्षस को ढेर कर दिया। राक्षस से आज़ाद होते ही वह सुंदर कन्या राजा के पास आई और बोली, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे उस राक्षस के चंगुल से आज़ाद करा दिया। लेकिन यह सब क्या है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं विद्याधर की पुत्री चंद्रिका हूँ। एक दिन मेरे पिताजी ने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया था कि अमावस के दिन तुझे एक राक्षस के अधीन रहना होगा, और तब से ही वह राक्षस प्रत्येक अमावस की रात को मुझे अपने बस में कर लेता था। बाद में जब पिताजी को अपने श्राप देने का पछतावा हुआ तो उन्होंने इसका उपाय बताया कि कोई राजपुरुष ही मुझे इस दैत्य से आज़ाद कराएगा। तभी से मैं इस समुद्र तट पर आकर किसी राजपुरुष की राह देख रही थी। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ प्रिय। इसके बाद राजा श्री वल्लभ ने चंद्रिका से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ महल में ले गया। अब राजा राजकार्यों पर और भी कम ध्यान देने लगा। वह हर समय चंद्रिका के रंग रूप में ही मगन रहने लगा था। जब सत्यप्रकाश ने यह सब देखा तो उसे बहुत धक्का लगा। उसे इस बात का इतना अधिक दुख हुआ कि हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो विक्रम, अब तुम यह बताओ कि सत्यप्रकाश को किस बात का दुख पहुंचा कि उसकी मृत्यु हो गई? बेताल ने पूछा। बेताल, सत्यप्रकाश राजा के कार्य के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था। वहां जाकर जो कुछ भी देखा वह सब आकर राजा को स्पष्ट बता दिया। जब सत्यप्रकाश ने यह देखा कि राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया और राज कार्यों की सारी जिम्मेदारी उन्हें उसी पर आ गई है, तो उसे इस बात का दुख पहुंचा कि उसने राजा को उस कन्या के बारे में बताया ही क्यों, और इसी दुख से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम। तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।